कि ये शब्द यदि इनका वर्ण विच्छेद आप सीख गए तो हिंदी भाषा में कहीं से भी कोई भी शब्द आ जाए आप बहुत आराम से उनका वर्ण विच्छेद कर लेंगे। आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं होगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर रक्षा मेहता अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत 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 महत्वपूर्ण है। और इसके अतिरिक्त मैं तो कहूंगी कि हर बच्चे को ये बात पता होनी चाहिए, क्योंकि हिंदी भाषा का आधार जो है, आधारशिला यानी कि फाउंडेशन, जब फाउंडेशन यानी कि आधारशिला मजबूत होती है तभी हम कोई भाषा सीख सकते हैं। तो जो वर्तनी संबंधी अशुद्धियां होती हैं, बच्चे जो वर्तनी की गलतियां करते हैं, मात्राओं की गलतियां करते हैं, वे नहीं होंगी अगर ढंग से वे लोग समझ जाएंगे वर्ण विच्छेद को। और वर्ण विच्छेद को भली भांति समझने के लिए जो जो महत्वपूर्ण चीजें, जैसे कि वर्णों में स्वर, व्यंजन, मात्राएं, 12 खड़ी, र के रूप, री किसे कहते हैं, और पंचमाक्षर, अनुस्वार, अनुनासिक, जो भी महत्वपूर्ण विषय आप लोगों को समझने हैं, आपको उनका ज्ञान होना चाहिए, तो ही आप भली भांति वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। तो जो भी मैंने चीजें अभी बोली, जो भी मैंने संकल्पनाएं यानी कि कॉन्सेप्ट्स अभी बोले, उन सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप उन्हें भी जरूर देख लीजिए। और अगर आपका वह विषय पूरी अच्छी तरह से आप पारंगत हैं उन विषयों में, तो बिल्कुल भी देखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कहीं भी आपको लगता है कि आप उन विषयों में पारंगत नहीं हैं, तो कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन लिंक्स को क्लिक कीजिए और वे सारी वीडियोस देखिए। और वर्ण विच्छेद के लिए मैंने लिए हैं बहुत ही कठिन शब्द, मतलब कागज, कमल, किताब, सिताब, सीता, गीता, ये शब्द मैंने नहीं लिए हैं। मेरा प्रयास रहा है कि मैं वे शब्द लूं जो कठिन हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और जिनकी संकल्पनाओं का ज्ञान आप लोगों को होना चाहिए, ताकि आप प्रतियोगी परीक्षा में पूरे अंक प्राप्त कर लें। मैं ऐसा मानती हूं कि ये शब्द यदि इनका वर्ण विच्छेद आप सीख गए तो हिंदी भाषा में कहीं से भी कोई भी शब्द आ जाए आप बहुत आराम से उनका वर्ण विच्छेद कर लेंगे। आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं होगी। तो हम सीख लेते हैं। और जिन जिन चीजों का ज्ञान मैंने कहा आवश्यक है, आपको उनका ज्ञान तो आपको जुटाना ही होगा, उसके बाद हम सीख सकते हैं। तो सबसे पहला शब्द जो है वह है दिव्यांग। दिव्यांग, तो जहां भी अनुस्वार होता है, जब बच्चा छोटा होता है, कह लीजिए कि पहली, दूसरी, तीसरी और 5वीं, 6ठी कक्षा तक, बच्चों को जो अंग हम हिंदी वर्णमाला में पढ़ते हैं, अंग से अंगूर, उससे लिखवा दिया जाता है। लेकिन जब बड़ी कक्षा में बच्चा होता है, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, और विशेष रूप से जब वह प्रतियोगी परीक्षाएं लिख रहा होता है, तब उसे अंग का प्रयोग न कर। और हाँ, अनुस्वार, अनुनासिक वाली वीडियो में और जो भी मैं वीडियोस डालती हूँ, मुझे अनेक प्रकार की टिप्पणियां मिलती हैं, जो टिप्पणी बक्सा में आप लोग पूछते हैं। आप पहले वीडियो को ध्यान से देखा कीजिए, समझा कीजिए कि जब मैं अनुस्वार समझा रही हूं तो मैं कहती हूं कि जब हम अनुस्वार लगा देते हैं यहां पर, तो हमें जो वर्ग हैं, वर्ण, अनुस्वार का अगला वर्ण कौन से वर्ग का है, ये ध्यान में रखना है। उसके पंचमाक्षर का प्रयोग हमें वर्ण विच्छेद में करना है। देखिए, मैं आपको समझाती हूं कैसे। पहले मैं लिख देती हूं, द हलंत धन इ, धन, व हलंत धन, य हलंत धन, आ, धन, ङ हलंत धन, ग हलंत धन, अ। अब ये दिव्यांग का वर्ण विच्छेद है, जरा आप ध्यान से समझिए इसको। द में हलंत धन इ, ये बन गया दी, ठीक है।
वह क्योंकि आधा है, हलंत का मतलब होता है आधा व्यंजन, तो वह हलंत लिखा और उसके आगे हम कोई भी स्वर नहीं लिखेंगे। जब तक हम स्वर नहीं लिखते तब तक वह व्यंजन आधा माना जाता है। द के आगे हमने स्वर लिख दिया ई, इसलिए दी बन गया। व के आगे हमने कोई स्वर नहीं लिखा क्योंकि वह आधा व है। यह हलंत धन आ, या बन गया, या तक हो गया है। अभी ये क्या है, तो इस अनुस्वार को समझने के लिए हमें अनुस्वार के ठीक आगे का वर्ण देखना होता है। अनुस्वार के ठीक आगे का जो व्यंजन है वो कौन से वर्ग में आता है? क ख ग घ ङ, तो क वर्ग में आता है। क वर्ग, तो क वर्ग के अंदर आते हैं क ख ग घ ङ। ठीक है, जिस वर्ग का वह वर्ण है उस वर्ग का पंचमाक्षर यानी कि पांचवा अक्षर उसके अनुस्वार के रूप में प्रयुक्त होता है। यह ज्ञान आपको होना बहुत आवश्यक है वर्ण विच्छेद के लिए। तब आपने देखा कि अनुस्वार से ठीक अगला वर्ण है क वर्ग में। क वर्ग का पंचमाक्षर होता है ङ, ये होता है ऐसे ङ, गंगा ङ, वो ङ। ठीक है, मुख सुख के लिए लोग इसे अंग भी कह देते हैं क्योंकि मुख को सुख देने के लिए अंग, लेकिन ये अंग होता नहीं, ङ होता है, ङ, गंगा ङ। अब ये ङ यहां पर क्योंकि आधा है, अनुस्वार के रूप में प्रयुक्त हुआ है ना, इसलिए आधा, और इसके आगे हम कोई स्वर नहीं लगाएंगे। ये इसको लिखा हमने ऐसे, ये देखिए आप। फिर ग हलंत ये और धन अ, ग, दिव्यांग, दिव्यांग। अब जैसे क वर्ग का पंचमाक्षर कैसे प्रयुक्त होता है वर्ण विच्छेद में हमने पढ़ा, वैसे ही च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग का भी पढ़ेंगे। देखिए, ठीक है। उसके बाद सर्वांगीण स, तो पहले हम स को लिख लेंगे, स हलंत धन अ, स हो गया। उसके बाद क्या आ रहा है, जब आप सर्वांगीण बोलते हैं तो स के ठीक बाद आता है र, तो र क्योंकि रेफ है और रेफ का मतलब होता है आधा र, सर हो गया ये। अब वांग, अब वांग लिखने के लिए पहले व हलंत धन आ। ध्यान से देखिए, मैं एक वर्ण का विच्छेद करके दिखा रही हूं आपको। स हलन जोड़ा स, सर्वा, सर। अब ये र पूरा नहीं है, आधा है क्योंकि रेफ है। र हलंत वा, व हलन जोड़ आ, सर्वा। गीण, गीण, फिर ग कहां से आता है? क वर्ग से, और क वर्ग का पंचमाक्षर क्या है? ङ, इसलिए ङ। अब ग धन ई, फिर ण, पूरा ण है इसलिए पीछे से अ, सर्वांगीण, सर्वांगीण। मर्त्य, अब ये है समझने वाली बात। देखिए ध्यान से आप सुनिए, एकदम ध्यान से सुनिए। मर्त्य, जब आप मर्त्य बोलते हैं तो पहले आप बोलते हैं म। मर्त्य बोलते समय सबसे पहले तो आपने म बोला, हो गया म। चलिए, अब मर्त्य बोलने में म के बाद आप क्या बोल रहे हैं? र, र बोल रहे हैं ना, लेकिन र तो हम देख रहे हैं कि त के बाद आ रहा है। तो उसका नियम यह होता है कि क्योंकि अक्षर आधा है यानी कि अपाहिज है, यानी कि वो हैंडीकैप्ड है। क्योंकि वह अपाहिज है इसलिए वो अपने कंधे पर किसी को बिठा नहीं सकता। मर्त्य का आधा त, मरता ही नहीं है ना, मर्त्य है, आधा त अपने कंधे पर र को बिठा नहीं सकता। तो उसने क्या बोला? य को, उसने य को बोला भाई तुम पूरे हो, तुम इसका बोझ ले लो, मैं नहीं ले सकता, आएगा ये मेरे ही ऊपर, लेकिन क्योंकि मैं आधा हूं इसलिए मैं इसको तुम्हें सौंप देता हूं, तुम इसे अपने कंधे में उठा लो। तो त ने क्या किया? कैरी फॉरवर्ड कर दिया य के ऊपर, लेकिन बोला क्योंकि र त से पहले जाता है, मर्त्य, तो र ही पहले लिखेंगे। यहां करते हैं बच्चे गलती, जब प्रतियोगी परीक्षाएं लिखते हैं ना, यहां होती है गलतियां। अब ये रेफ तक हो गया है। अब रेफ के बाद हम य को नहीं कंसिडर करेंगे, य का ध्यान नहीं रखना है, त का ध्यान रखना है। मर्त्य, मर्त्य नहीं, मर्त्य, तो त भी क्योंकि आधा है इसलिए इसके आगे कोई स्वर नहीं लगेगा। उसके बाद य हलंत
धन अ। देखिए मरते कैसे लिखते हैं, यही छोटी छोटी चीजें हमें अपनी बुद्धि में रखनी है। संघर्ष, अब दोबारा स हलंत धन अ, स हो गया। अब अंग नहीं लिखना है, यहां पर क्या लिखना है, कहां ध्यान देना है हमें, अनुस्वार का अगला व्यंजन का वर्ग। अनुस्वार के अगले व्यंजन का वर्ग है क वर्ग, क ख ग घ ङ। घ क वर्ग में आता है और क वर्ग का पंचमाक्षर ङ होता है। संग तक लिख लिया हमने। अब घर्ष, घ हलंत धन अ, घ तक लिख लिया। रेफ यानी कि आधा र, कोई इसके आगे स्वर नहीं आएगा, और फिर श धन अ। संघर्ष, देखिए संशोधन। अब संशोधन में पहले स तो लिख लें। अब अनुस्वार का क्या करें, क्योंकि ये जो शोधन है ना, ये शोधन का जो श है ना, ये क वर्ग में आता है, ना च वर्ग में आता है, ना ट वर्ग में आता है, ना त वर्ग में आता है, ना प वर्ग में आता है। तो क्या करेंगे, तो हम ये करेंगे कि हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है। ये याद करेंगे हम कि हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है। इसे जिस प्रकार बोला जाता है ठीक उसी प्रकार लिखा जाता है। अब हम बोल के देखेंगे संशोधन। तो जब हम संशोधन बोल रहे हैं तो अंदर कौन सी ध्वनि आ रही है अनुस्वार की जगह, न की ध्वनि आ रही है। सन शोधन, ये क्योंकि आधा अनुस्वार है। शो ओ धन ध न, संशोधन। प्राकृतिक, अभी देखिए इसमें एक प्र में एक र है और एक क के नीचे जो लोग सोचते हैं कि ये भी र है, ये तो बिल्कुल र नहीं है, ये है री, तभी ये प्राकृतिक है। प्राकृतिक, ठीक है। तो अब प्राकृतिक जब हम लिखते हैं तो यहां होता क्या है ना बच्चों, यहां ऐसा होता है कि सब लोगों को दिखता है प पूरा, दिख रहा है ना प पूरा आपको, लेकिन र दिख रहा नहीं है। तो बच्चे सोचते हैं, बड़े भी सोचते हैं कि प्राकृतिक में प पूरा है और र आधा है। फिर मैं नियम बताऊंगी जो मैं पहले कई बार कह चुकी हूं कि जो पूरा है वही अपने कंधे पर आधे को उठा सकता है। जो खुद ही आधा है, खुद ही अपाहिज है, वह अपने कंधे पर भला किसी को कैसे उठा सकता है। तो कंधे पर चढ़कर बैठा कौन है, र की प, आप बताइए। प ऊपर है तो र के कंधे पर चढ़कर बैठा है। और जिसके कंधे पर चढ़ते हैं वह आधा होता है कि पूरा होता है, वो कैपेबल होता है, वो सक्षम होता है, इसलिए र है पूरा। ये अगर हमने दिमाग में बिठा लिया कि आधा कंधे पर नहीं बिठा सकता, पूरा ही कंधे पर बिठा सकता है, तो हमेशा याद रहेगा हमें कि जो वर्ण नीचे है वह पूरा है, तभी उसने अपने कंधे पर आधे को उठाया हुआ है। तो प को अब हम समझ गए कि आधा है क्योंकि वो र के कंधे पर चढ़ बैठा है, इसलिए प के आगे कोई स्वर नहीं लगेगा, वो आधा है। अब हम पढ़ेंगे रा, तो र हलंत धन आ धन क्री। अब हमें क्री लिखना है, तो क हलंत और मात्रा कौन सी, री की, क्योंकि री जो है वह स्वर है। प्राकृतिक, त हलंत धन इ धन क हलंत धन अ, प्राकृतिक, ठीक। ट्रक, दोबारा ट पूरा दिख रहा है लेकिन हम टरक नहीं बोलते, एक तो ट्रक बोलते हैं, और दूसरा कंधे पर किसने उठाया है, र ने कि ट ने, र ने ट को, तो ट आधा र पूरा। ट आधा, उसके आगे कोई स्वर नहीं, फिर र आधा लेकिन वो पूरा है इसलिए उसके आगे अ लगेगा। ट्र क हलन धन अ, ट्रक। आर्द्र, ये देखिए आर्द्र। अब इसमें बच्चे पता है क्या करते हैं, आ है ना, पहले ऐसे लिखते हैं अ, ऐसे मैंने क्या क्या इसमें गलतियां करते हैं बच्चे, अ में हल चिन्ह लगा देते हैं। देखिए स्वरों में कभी भी हल चिन्ह नहीं आता है क्योंकि स्वर तो अपने आप में पूर्ण है, स्वर के बिना कोई व्यंजन बोला ही नहीं जाता, तो स्वर आधा कैसे हो सकता है।
स्वर की सहायता से तो व्यंजनों का उच्चारण होता है, इसलिए स्वर कभी आधा नहीं होता। इसलिए अ हलन अ आ ई उ रि ए ओ और दो अयोगवाह जो है अंग अह, उनमें कभी हल चिन्ह लग ही नहीं सकता, कभी हलंत नहीं आता है, किसी कीमत पर आ ही नहीं सकता, नियम के विरुद्ध है। ठीक, एक तो हम ये नहीं लिखेंगे इसलिए। फिर एक दूसरा बच्चे क्या लिखते हैं, अच्छा आ है तो लिखते हैं अधन अधन आ हो गया है, ऐसा वो सोचते हैं। ये हम संधि नहीं कर रहे हैं, संधि में ऐसे होता है अधन अ, जब दो वर्ण हम मिलाते हैं, पहले शब्द का अ और दूसरे शब्द का प्रारंभिक अ, वो मिलकर जो होते हैं आ हो जाते हैं। तो ये संधि नहीं हो रहा है यहाँ पर, यहाँ वर्ण विच्छेद हो रहा है। यहाँ पर होता है व्यंजन लिखना और उस व्यंजन को सहारा देने के लिए उसके आगे स्वर लिखना। अब ये तो खुद ही स्वर है, इसे किसी का सहारा नहीं चाहिए, ये स्वतंत्र है, मुक्त है, ठीक है, ये आत्मनिर्भर है, इंडिपेंडेंट। तो इसको करने की जरूरत नहीं कुछ भी, आपको सीधा लिखना है, आ है तो आ ही लिखना है, ऐसे आ हो गया। आर्द्र आर्द्र, अब हम इस र की बात कर रहे हैं तो ये है रेफ, इसलिए आधा र। फिर हम कह रहे हैं द्र, फिर हमें द पूरा दिख रहा है, लेकिन क्या द पूरा है? द तो किसके कंधे पर चढ़ बैठा? चढ़ बैठा र के कंधे पर। आर्द्र, तो हम क्या करेंगे? आर्द्र, द हलंत धन र हलंत धन अ, आर्द्र, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। श्रृंगार, अभी ये सबसे ज्यादा भ्रांति हो जाती है यहां पर, श्रृंगार का वर्ण विच्छेद करने में जो बहुत भ्रांति उत्पन्न होती है, इसलिए ध्यान से देखिए। ये जो तालव्य श है, श हलंत, इसके आगे री की मात्रा, ये बना श्री। ये जो श्री है ना, ये बन गया श्री। अब बात करेंगे अनुस्वार की। अनुस्वार का अगला वर्ण देख लेना है सीधा, वो है ग। समझ लेना है ग किस में है? क वर्ग में। क ख ग घ ङ, क ख ग घ ङ पंचमाक्षर है ङ, सीधे लिखेंगे ङ। श्रृंग हो गया, अब गार लिख लेंगे। श्रृंगार, देखिए अब आ गए हम कंचन में। कंचन में सबसे पहले हम क की बात कर लेंगे, क हलंत धन अ, क हो गया हमारा। अब हम फिर से अनुस्वार की बात करेंगे। जब हम अनुस्वार की बात करेंगे तो हम अनुस्वार के आगे वाला व्यंजन देख लेंगे, वो होगा च। च है च वर्ग में, च छ ज य। पंचमाक्षर कौन सा है? न्य। पंचमाक्षर न्य है, इसलिए क न्य, ये देखिए ये हो गया, ये हमने लिख लिया इसको। अब हम आ जाएंगे च पर, च हलन धन अ धन न हलन धन अ। कंचन, कंचन, दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार। पहले तो हम बात कर लेंगे दु की, तब हम लिख लेंगे द हलंत धन उ, दु हो गया अब हमारा। अब दुर्व्यवहार, तो दु के ठीक बाद हम क्या बोल रहे हैं? र बोल रहे हैं, लेकिन र व के ऊपर क्यों नहीं है? वह आधा है। वह ने कहा मैं नहीं उठा सकता, यह भैया आप ले लो, र को मुझसे नहीं होता, ऐसे कहा उसने, इसलिए वो चला गया उधर। लेकिन उच्चारण कैसे हो रहा है? फिर वही, हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है, इसे जैसे उच्चारित करते हैं ठीक वैसे ही इसको लिखते हैं। दुर्व्यवहार, तो मैं र बोल रही हूं तो मैं र लिखूंगी, र क्योंकि आधा है, हलंत लगाकर कुछ भी नहीं लिखूंगी इसके आगे। दुर्व्यवहार, वह भी आधा है, कोई स्वर नहीं इसके आगे। व्यव, य हलंत धन अ, व्यवहार, वह भी पूरा है, और हार, ह हलंत धन आ धन र हलंत धन अ। दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार। दंडित, अब हम दंडित पे आ गए। पहले हम द की बात कर लेंगे, द हलंत धन अ, द हो गया। अब फिर हम यहां जाएंगे। अच्छा, अब जब हम बोल रहे हैं दंडित, तो दंडित बोलते समय हमें न की ध्वनि सुनाई दे रही है,
तो दंडित जब हम बोल रहे हैं, लेकिन अगर हम यहाँ लिख देंगे न हलंत, जो हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि हमें क्या करना है, अनुस्वार का ठीक अगला वर्ण देखना है। अनुस्वार का ठीक अगला वर्ण है ड, डी। ड किस में आता है? ट ठ ड ढ ण, ट वर्ग में। ट वर्ग का पंचमाक्षर है ण। तो अब हम कैसे लिखेंगे इस अनुस्वार को? ऐसे। फिर ड, ड में मात्रा कौन सी है? इ की, इसलिए ड हलंत धन इ, त हलंत धन अ, दंडित। देखिए, दंडित, ठीक ना। अब संबंधित, संबंधित। अब पहले हम लिख लेंगे, स की बात कर लेंगे। स हलंत धन अ, स हो गया। अब फिर स के ऊपर अनुस्वार है, हमें क्या करना होता है? अनुस्वार का अगला वर्ण देखना होता है। अगला वर्ण है ब। ब किस में आता है? प फ ब भ म। प वर्ग में आता है। प वर्ग का पंचमाक्षर म है। संबंधित, ब की बात कर लेंगे। बंधित, फिर आ गया अनुस्वार। अब फिर अनुस्वार आया, उसका अगला है ध। अब ध कहां पर है? त थ द ध न, त वर्ग में पंचमाक्षर न। संबंधित, संबंधित हो गया। देखिए, अब क्षत्रिय। अब वर्ण विच्छेद में पहले क्ष और त्र, क्योंकि संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन क्ष है, तो क्ष को का वर्ण विच्छेद कैसे होता है? क हलंत जोड़ श हलंत जोड़ अ, ये बन गया क्ष। अब हमें त्र लिखना है, त्र नहीं, हमें त्रि लिखना है। त्रि के लिए पहले हम लिखेंगे त में कौन से वर्ण होते हैं? त हलंत धन र हलंत। अब अ नहीं लिखेंगे क्योंकि त्र नहीं लिखना, त्रि लिखना है, इसलिए ई लिखेंगे। त्रि, क्षत्रिय, य हलंत धन अ, क्षत्रिय। ठीक। अब विज्ञप्ति। विज्ञप्ति में सबसे पहले व का काम कर लेंगे। व हलंत धन ई, वि हो गया। अब ग, ज्ञ। ज्ञ, ज्ञ कैसे लिखते हैं? जो हमने पीछे पढ़ लिया है कि ज हलंत य हलंत और अ से बनता है। ज्ञ बन गया। वि, ज्ञ, ति। ति से पहले प है आधा और फिर त है इ की मात्रा के साथ पूरा। विज्ञप्ति। श्रीमती। अब श्रीमती में ये कौन सा श है? तालव्य श और र और अ लगा के श्र बन जाता है, लेकिन हमें श्री लिखना है, इसलिए हम लिख रहे हैं ई। श्री म, तो म हलंत धन अ, ती, त हलंत धन ई, श्रीमती। 5, प की बात कर लेते हैं पहले। प हलंत जोड़ आ के ऊपर अनुनासिक, पा, च हलंत धन अ, पांच। जहाज, इसमें नुक्ता है दूसरे वाले ज में, पहले वाले में नहीं है। ज हलंत धन अ, ज ह हलंत धन आ, हा, ज हलंत धन अ, जहाज। हृदय। हृदय, अभी ऐसा है ना, केंद्रीय हिंदी निदेशालय के मानक शब्दकोश में आप जब देखते हैं तो उसमें जो शब्द हैं जिसमें संयुक्ताक्षरों का प्रयोग होता है, 2 व्यंजन जो एक साथ लिखे जाते हैं उनको हलंत मतलब हल चिन्ह डालकर और आगे लिखा जाता है। जैसे विद्या, ऐसे ना लिखकर, विद्या, मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ, हम ऐसे लिखते होते हैं बुक्स में विद्या, ठीक है, लेकिन अब मानक वर्तनी जो हो गई है वो ऐसे हो गई है विद्या की। वि, द हलन, द में हल चिन्ह लगाकर या, विद्या, ऐसे हो गई है ना। लेकिन जो ह के नीचे री आता है ना, उसकी मानक वर्तनी अब भी ऐसे ही है, उसको ऐसे अलग करके लिखा नहीं जाता है कभी भी। तो इसमें हम ऐसे लिखते हैं वर्ण विच्छेद में, ह हलंत धन री, री से ऋषि, क्योंकि री लगा हुआ है, देखो री का निशान है ये, री धन
द हलंत धन अ, पूरा द हो गया, य हलंत धन अ, पूरा य हो गया, हृदय। ठीक है, अब क्रमशः, क्रमशः फिर नीचे इसमें र लगा हुआ है, दिखना नहीं है, दिख पूरा कह ही रहा है, लेकिन बड़े ने छोटे को कंधे पर उठा लिया, पूरे ने आधे को कंधे पर उठा लिया, तो क्रमशः, इसलिए क आधा, इसके आगे कोई वर्ण नहीं लगेगा, र पूरा इसलिए र हलंत धन अ, म पूरा इसलिए म हलंत धन अ, और शह, श हलंत और इसके आगे अयोग वाह वाला अह, क्रमशः। ये चुन चुन के मैंने ऐसे शब्द यहां पर लिए हैं जो कठिनाई के स्तर की दृष्टि से बहुत उच्च स्तर पर हैं, और इन शब्दों का वर्ण विच्छेद यदि आप कर पा रहे हैं, और इन प्रकार के अनेक शब्दों का वर्ण विच्छेद यदि आप कर पा रहे हैं, तो हिंदी भाषा में ऐसा कोई शब्द नहीं जिसका वर्ण विच्छेद आप न कर पाएं। तो इन्हें अच्छी तरह एक बार ध्यान से देख लीजिए और फिर और आप अभ्यास कीजिए, तो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत अच्छे अंक ज़रूर आएंगे। और मेरी ये वीडियो देखने के बाद आपका कुछ ज्ञानवर्धन हुआ हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और टिप्पणी बक्सा यानी कि कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर अवश्य बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, और वर्ण विच्छेद संबंधी और कोई समस्या हो, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो टिप्पणी बक्सा में आप पूछ सकते हैं। हिंदी संबंधी अन्य किन विषयों पर आप वीडियोस चाहते हैं मुझे अपने सुझाव दे सकते हैं, मैं वीडियोस बनाने का प्रयास अवश्य करूंगी। हिंदी संबंधी अन्य ज्ञानवर्धक विषयों के साथ मैं पुनः उपस्थित होंगी, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। नमस्कार।